हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका तैयारी वर्ल्ड के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, मेरा नाम राकेश कुमार है। पिछले कुछ समय से मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हूं क्लाइमेटोलॉजी के थ्रू, है ना। ज्योग्राफी हम लोग पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी में पढ़ रहे हैं क्लाइमेटोलॉजी। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था वर्षण के बारे में, वर्षण यानी प्रेसिपिटेशन के बारे में। उसी चीज को आज आगे बढ़ाते हैं। कुछ चीजें छोटी थी, कुछ और एक्स्ट्रा बतानी थी, उसके बारे में आज बात करने वाले थे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं आज कृत्रिम वर्षा के बारे में। मानव द्वारा कैसे आर्टिफिशियल रेन कराई जाती है, कैसे प्राकृतिक रूप से न करा के, मतलब मानव निर्मित रूप से वर्षा कराई जाती है। कहने का मतलब जो प्राकृतिक वर्षा होती है उसके अलावा सिचुएशन कब बनती है कृत्रिम वर्षा की, क्यों कराई जाती है और कैसे कराई जाती है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। हम बात करेंगे बादलों का फटना, बादल कैसे फटते हैं, कब फटते हैं, क्या क्लाइमेटिक सिचुएशन होने वाली है। और इसके अलावा हम तड़ित झंझा के बारे में पढ़ेंगे। तड़ित झंझा क्या होती है, व्हाट इज थंडर स्टॉर्म। ठीक है, शुरुआत करते हैं इस चीज को। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था वर्षण के बारे में। क्या पढ़ा था? वर्षण, इसको कहा गया था प्रेसिपिटेशन। थोड़ा धैर्य बना के पढ़िएगा, क्लास थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि मैटर ज्यादा है और मैटर बड़ा इंटरेस्टिंग भी है। इंटरेस्टिंग के साथ साथ आपकी परीक्षा के दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन यहां से बनते हैं, कैसे बनते हैं, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। वर्षण जो आपने पढ़ा था ये 3 फॉर्म में होता है। इसको आपने पहले को बांटा था कल गैसियस फॉर्म में, शार्ट में पढ़ ले रहे हैं। दूसरा लिक्विड फॉर्म में और तीसरा सॉलिड फॉर्म में। जो ये गैसियस फॉर्म में है आपने पढ़ा था क्या, जो कुहरा और कुहासा होता है, कुहरा कुहासा इत्यादि जो होता है, यही क्या है, इसी को हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन। और ये किस फॉर्म में हो रहा है? गैसियस फॉर्म में, यानी गैसीय अवस्था में। वर्षण का मतलब आप समझ ही रहे हैं कि जो जल की बूंदें वायुमंडल में तैर रही हैं। क्यों तैर रही हैं? उत्प्लावन बल के कारण। और जब कंडीशन ऐसी बनती है कि उत्प्लावन बल उन नन्ही बूंदों को नहीं रोक पाता है, कहने का मतलब जल की बूंदें इतनी बड़ी हो जाती हैं कि उत्प्लावन बल के संभाले नहीं संभलता है, और ऐसी कंडीशन में वही जल की बूंदें धरातल की ओर तीव्र वेग से अग्रसर हो जाती हैं। इसी प्रक्रिया को कहते हैं वर्षण। बात आपको क्लियर हो गई होगी। वर्षण यानी वही जल की बूंदें जो धरातल तक आ रही हो, किन किन रूपों में आती हैं, हम बात इसी के बारे में करें। जो गैसियस फॉर्म में आता है उसे कुहरा, कुहासा इत्यादि कहते हैं। इसके बाद हम बात करने वाले हैं लिक्विड फॉर्म में क्या होता है। लिक्विड फॉर्म का जो सबसे इंपॉर्टेंट मैटर होता है वो होता है आपका रेनफॉल। रेनफॉल, ज्यादातर जब वर्षण की हम बात करेंगे आप लोगों के दिमाग में आ सकता है वर्षण का मतलब वर्षा से है। जी हाँ है, लेकिन प्रॉपर हम वर्षा नहीं कह सकते, क्योंकि वर्षण के अंतर्गत जो गैसियस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में होने वाली वर्षण की प्रक्रिया है, यानी जल की बूंदों के आने की प्रक्रिया, सभी को सम्मिलित रूप से रखते हैं। लेकिन हम बात करें वर्षा की, तो वर्षा के अंतर हम उसी को रखते हैं जिसमें केवल जल की बूंदें आती हैं, है ना, रेनफॉल। और इसको डिसाइड कैसे करते हैं? भाई जल की बूंदें तो सभी है, तो डिसाइड ऐसे करते हैं, इसे जल वर्षा कहते हैं, जल वर्षा कहते हैं। और डिसाइड ऐसे करते हैं कि जो जल की बूंदें हैं उनकी साइज से, अगर इन्हीं जल की बूंदों का साइज 0.5 मिलीमीटर या इससे ज्यादा है, उसी को हम कहेंगे कि वर्षा हो रही है। उसी को क्या कहेंगे? वर्षा कहेंगे। अब 0.5 से कम हो रहा तो क्या कहेंगे? ये ड्रिजलिंग कह सकते हैं। उससे क्या मतलब मिजलिंग कह सकते हैं। ड्रिजलिंग का मतलब फुहार होता नहीं, कभी कभी फुहार सा पड़ रहा होता है, मतलब आप प्रॉपर वर्षा उसको नहीं कह पाएंगे। ठीक है, तो आगे हम तीसरी बात कर लें, तीसरे के बारे में सॉलिड। सॉलिड में आप समझ ही गए होंगे, ओला पड़ता है ना, ओलावृष्टि होता है, हिमपात होता है, इन्हीं सबको कहते हैं वर्षण का सॉलिड रूप। ये बातें कल हो गई थी। आगे आज हम पढ़ने वाले हैं जल वर्षा के बारे में, यानी रेनफॉल के बारे में। रेनफॉल के बारे में हमें पढ़ना है। रेनफॉल का वितरण कैसे होता है भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार, इसके बारे में पढ़ना है। तो कंसंट्रेशन बना के पढ़िए। कोई कंफ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में बताइए, उसका समाधान किया जाएगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई पर्सनल क्वायरी है तो आप टेलीग्राम ऑफिशियल को सर्च करके वहां पे मैसेज करिए। तैयारी वर्ल्ड पर मैसेज करिए। टेलीग्राम ऑफिशियल को ज्वाइन करिए, वहां से पीडीएफ आपको मिलेगा। कुछ और एक्स्ट्रा हमें प्रोवाइड करवाना होगा तो हम उसी पर प्रोवाइड कराने की कोशिश करते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, आप यहां से क्लियर ही कर लिए, रेनफॉल हमको पढ़ना है, रेनफॉल जल वर्षा।
अब हम जल वर्षा के वितरण के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। वर्षा के वितरण के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, आपको पता है कि भौगोलिक परिस्थितियां इस प्रकार से हैं कि कहीं पर उबड़ खाबड़ जमीन है, कहीं पर पर्वत है, कहीं पर पहाड़ियां हैं, और कहीं पर जलीय भाग ज्यादा है, कहीं पर मैदानी भाग जाता है, कहीं पर मरुस्थल है। ऐसी कंडीशन में जैसे आपने पिछली कक्षाओं में सीखा था कि तापमान का वितरण अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग होता है, सूर्य ताप की मात्रा अलग पड़ती है, वायुदाब अलग अलग, सापेक्षिक आर्द्रता इत्यादि में प्रभाव है। यानी डिफरेंस प्लेस पे आप जाएंगे तो डिफरेंट डिफरेंट चीजें मिलेंगी। इसी प्रकार से वर्षण भी प्रभावित होता है। कैसे होता है, हम इसी के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। धरातल पर मौजूद भौगोलिक और जलवायु विभिन्नताओं के कारण वर्षा का वितरण भिन्न भिन्न भागों में भिन्न भिन्न होता है। ये बताने की चीज नहीं, ये आपको अपने आप से शायद समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, वर्षा को प्रभावित करने वाले कारकों की अगर हम बात करें तो जो सबसे इंपॉर्टेंट कारक होता है, क्या वर्षा के लिए सबसे जरूरी क्या होता है? सबसे जरूरी होता है कि आपको जलवाष्प की मात्रा चाहिए। कहाँ? वायुमंडल में। जब वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा होगी तो वर्षण होगा। कंडीशन आपको हमने बताया था कि, चलिए पहले इशू समझ लीजिए। और क्या? अक्षांशीय स्थिति, सागर से दूरी, पर्वतीय अवरोध और वानस्पतिक आवरण, इतनी चीजें, ये मुख्य चीजें हैं। इनकी आवश्यकता पड़ती है किसके लिए? वर्षण के लिए। हम क्या कह रहे हैं? वर्षण के लिए। अब हम बात करने वाले हैं रेनफॉल की, यानी वर्षा की। ठीक है, ये कैसे प्रभावित करते हैं थोड़ा सा मोटे से देख लेते हैं। ये आपका धरातल है, यानी सरफेस है। जब ये सरफेस है, सरफेस पर अगर टेम्परेचर पड़ेगा, तापमान ज्यादा पड़ेगा, सूर्य ताप पड़ेगा, ये क्या होगा? सरफेस गर्म होगा। जब गर्म होगा तो गर्म होने पर क्या होगा? जो हवाएं हैं वो ऊपर उठेंगी। ऊपर उठेंगी, क्या करेंगी? उसी को क्या कहते हैं? आरोहण करना। जब हवाएं ऊपर उठेंगी, क्योंकि गर्म होकर उठ रही हैं, एक निश्चित समय के बाद वो क्या होगा? ठंडा होना शुरू हो जाएगी। आप ऐसे समझिएगा कि जैसे किसी पतीले में पानी भर के आप नीचे से कुछ फ्लेम जलाए हुए हैं, गैस पे रखे हुए हैं, गर्म होता है। जब वो बॉयल होता है, बॉयल होने के बाद क्या होता है? भाप निकलती है। अब आप उसके करीब में देखेंगे वो ज्यादा गर्म होगा, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वो ठंडा होता चला जाएगा। यही कंडीशन होती है। यहाँ पे जो हवाएं हैं ये नीचे से तो गर्म हो रही हैं, और जैसे ऊपर जा रही हैं, ऊपर जाने के बाद क्या होगा? वो ठंडा होना शुरू होगा। बातें खूब ध्यान से समझिएगा। जब ऊपर जाने के बाद ठंडी होना शुरू होंगी तो ऐसे में क्या क्या कंडीशन बनेगी? ऐसे में कंडीशन ये बनेगी, सबसे पहले कि ये जब तापमान कम होगा तो इसकी सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ेगी, इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ेगी। क्योंकि आपने कंडीशन सीखा है, जब टेम्परेचर कम होगा तो सापेक्षिक आर्द्रता यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ेगी। जब सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ेगी, क्योंकि वायुमंडल में कुछ जलवाष्प पहले से मौजूद होती है, तो जलवाष्प वहां से मिलकर क्या होगी? संघनन होगा। संघनन जब होगा तो जल की जो बूंदें हैं वो बूंदें बड़ी होंगी, बादल बनेगा, हिम के रवे बनेंगे। इसके बाद तब क्या होगा? वह उत्प्लावन बल से टिके होंगे वायुमंडल में। लेकिन कंडीशन ऐसी आएगी, जब बूंदें बड़ी होती चली जाएंगी, एक समय ऐसा आएगा वो फिर धरातल की तरफ नीचे आएगी। अब यहाँ पे देखिए, इतनी बात, यही तो कहानी है वर्षण की, यही कहानी वर्षा की। अब हमें समझना क्या है? ये चीजें जो हमने बताया, ये 5 कारक जो हमने लिखा, ये प्रभावित कैसे करती है? प्रभावित करने के लिए आप समझिएगा, वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा, भाई जलवाष्प ज्यादा होगी, जल्दी से संघनित होगी। ठीक है। अक्षांशीय स्थिति की बात करें, अक्षांशीय स्थिति का मतलब तापमान से है। आप देखेंगे इक्वेटर से कर्क मकर रेखा के भी ज्यादा तापमान है, ज्यादा तापमान है, सरफेस ज्यादा गर्म होगा, हवाएं ज्यादा तेजी से उठेंगी। बात क्लियर है? सागर से दूरी का मतलब क्या है? भाई सागर से दूरी का मतलब वो जो हवाएं हैं अपने साथ जलवाष्प भी तो लेकर जाएंगे ऊपर। ठीक है, तो अगर सागर से दूरी ज्यादा है तो कहने का मतलब जलवाष्प की मात्रा कम होगी। इसके अलावा पर्वतीय अवरोध की बात करें, यही जो उठने वाली हवाएं हैं जब किसी पर्वतीय अवरोध से टकराती हैं, टकराने के बाद क्या होता है? वो ऊपर उठती हैं, फिर पर्वतीय प्रकार की वर्षा करती हैं। कैसे करती है अभी अगले स्लाइड में आप इन चीजों को सीखेंगे। वानस्पतिक आवरण का मतलब यह है, अगर वनस्पतियां ज्यादा है तो वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होगा, और वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होगा तो ऐसी कंडीशन में वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा भी बढ़ेगी। आई थिंक इतनी बात आपको बेहतरीन समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, हम वितरण की बात कर लेते हैं। काफी चीजें आपने पहले से सीखा हुआ है, इसलिए हम बहुत ज्यादा इसमें चर्चा नहीं करेंगे। संवहनी वर्षा के बारे में, संवहनी वर्षा के बारे में पिछली वीडियो में आप जाके देख सकते हैं, इसके पहले वाली वीडियो भी देख सकते हैं, क्योंकि वहां पे इसके बारे में डिटेल चीजें बताई गई।
थोड़ा सा यहाँ पे टॉपिक आया तो हम बात कर लेते हैं। इसके वितरण की बात करें तो ये विषुवतीय क्षेत्र जो होता है, विषुवतीय प्रदेश, ये सबसे इसका आइडियल कंडीशन होता है, आदर्श स्थिति होता है। क्यों होता है आप ये जानते हैं? ये आपका है अर्थ या 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा। यहाँ पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। जब लंबवत पड़ेंगी तो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा, उसका धाराएं ऊपर उठेंगी, ऊपर उठने के बाद वही कहानी, ऊपर जाएंगी, ठंडी होंगी, ठंडी होने के बाद क्या होगा? वर्षा करेंगी। आप समझिएगा, जो विषुवतीय प्रदेश होता है यहाँ पे रोजाना वर्षा होती है। कैसे? कंडीशन क्या बनती है? वहां पे तेज धरातल पर पड़ने वाली अधिक सूर्यताप के कारण दो चीजें होती है। एक तो वाष्पन एवं वाष्पोत्सर्जन की क्रिया ज्यादा होती है। जब ऐसा होगा तो वायुमंडल में जलवाष्प ज्यादा हो जाएगा। दूसरी चीज क्या होता है? दूसरी चीज ये होगा कि वहां पर तापमान ज्यादा है। तापमान जब ज्यादा है तो संवहन धाराएं ऊपर उठेंगी। अब जब ऊपर उठेंगी तो वर्षा का आकाशीय बादल बनेंगे। अब जब बादल बनते हैं तो डेली की स्थिति यही होती है, दोपहर तक खूब धूप होगा, फिर बादल बनेंगे, 2-3 बजे के आसपास फिर वर्षा होगी। वर्षा होने के बाद क्या होता है? मौसम एकदम साफ, मौसम एकदम साफ होगा, आरामदायक हो जाएगा। फिर रात में मौसम साफ, फिर धीरे धीरे वही प्रक्रिया, सूर्योदय हुआ, धूप बढ़ी, है ना, तापमान बढ़ा, तापमान बढ़ा, फिर से संबंधित धाराएं, ये प्रक्रिया ज्यादा चलती रहती है। जब ये प्रक्रिया रेगुलर चलती रहती है, यहाँ पे क्या होगा? जब वर्षा ज्यादा हो रही है, बृहस्पतियां भी ज्यादा होंगी। ठीक है, इन चीजों को शायद आप समझ गए होंगे। और डिटेल में इसको बताया जाएगा जब हम पढ़ेंगे क्लाइमेटिक डिवीजन के बारे में। ठीक है, यहां से आप इतना ही जानिए। बाकी उष्ण एवं उपोष्णकटिबंध में भी संवहनी वर्षा ज्यादा होती है। जो संवहनी वर्षा ज्यादा होने के पीछे सेम वही कारण है, हालांकि इसकी तुलना में विषुवतीय प्रदेश की तुलना में कम होता है। ठीक है, चलिए आगे हम बात कर लेते हैं पर्वतीय वर्षा का। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्वतीय वर्षा आप ध्यान से समझिएगा। एक शब्द आता है मानसूनी वर्षा। हमने पिछली कक्षा में भी बताया था मानसूनी वर्षा कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्षा का प्रकार नहीं है? तो प्रकार आपको 4 दे देगा, उसमें से एक नहीं होगा तो आपको चुनना होगा। ठीक है, तो भैया ये मानसूनी वर्षा वर्षा का कोई प्रकार नहीं है, बल्कि पर्वतीय वर्षा का एक रूप है। कैसे? हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। इसके लिए कंडीशन के बारे में क्या है? कंडीशन तो आप जान ही रहे हैं, कंडीशन वही होता है, कंडीशन सबका वर्षण का वही होता है। हम जल वर्षा की बात कर रहे हैं, इसके वितरण के बारे में बात करना है तो समझते हैं। कंडीशन क्या होता है कि जैसे ये सरफेस है आपका, ये धरातल है, धरातल से जैसे ये मान लेते हैं स्थल, ये स्थल का भाग है और ये जलीय भाग है। अब जलीय भाग है क्योंकि सूर्यताप की मात्रा दोनों पे बराबर पड़ रही है। अब बराबर पड़ रही है तो यहाँ पर धरातल ज्यादा गर्म होगा। जब गर्म होगा तो क्या होगा? संवहनी धाराएं ऊपर उठेंगी, यानी वहां की हवा ऊपर उठेगी, वहां की पवन ऊपर उठेगी अपने साथ आर्द्रता लेकर। कंडीशन ये बनती है, ये आर्द्रता युक्त हवा जब चल रही है, आगे चलने के बाद किसी अवरोध से टकरा जाती है। जैसे भाई वायु का यानी पवनों की चलने की तो एक निश्चित दिशा होती है। अब जैसे इसके मार्ग में, जैसे यहां से चलने वाली पवनें चल रही हैं, इस दिशा में आर्द्रता युक्त है, खूब नमी लिए हुए हैं, ऐसी कंडीशन में यहां पर एक पहाड़ पड़ गया तो क्या करेंगी? ये पहाड़ से टकराएंगी। टकराने के बाद क्या क्या होगा? देखिएगा इस फिगर से, जैसे यहां से आर्द्रता युक्त हवाएं चली हैं, चलने के बाद इसके सामने क्या हुआ? एक अवरोध आया, पहाड़ी। अब देखिए पहाड़ी के सहारे ये ऊपर चढ़ रही हैं, लेकिन ऊपर चढ़ने के बाद भाई इनकी भी निश्चित क्षमता होगी। क्षमता का मतलब इनके पास में निश्चित एनर्जी होगा और निश्चित मात्रा में तापमान होगा। और आपने खूब बढ़िया से पढ़ा है कि जैसे जैसे हवाएं ऊपर उठती हैं, ऊपर उठने के बाद वो ठंडी होना शुरू हो जाती है, और जैसे ठंडी होंगी तो सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये कंडीशन यहाँ पे होती है। अब यहाँ पे हवाएं पहाड़ी से टकरा कर ऊपर जा रही, अगर ये पहाड़ी न होती तो क्या होता? ये आगे निकल जाती, क्या यहाँ पे वर्षा करती? नहीं करती। तो अभी आपने पढ़ा था क्या? अवरोध जरूरी है किसके लिए? वर्षा के लिए, रेनफॉल के लिए। अब यहाँ पे पहाड़ी है, ये अवरोध का काम कर रही है, यानी यहाँ से जो हवाएं आ रही इन्हीं को कहते हैं मानसूनी हवाएं, आर्द्रतायुक्त हवाएं जो है। अब ये पहाड़ी इसको रोक रही है, रोकने के बाद क्या होगा? धीरे धीरे ये ठंडी तो हो ही रही है, यहाँ पे संग्रहित होंगे, संग्रहित होने के बाद क्या होगा? बादल बनेंगे, और बादल बनेंगे तो फिर वही क्या होगा? वर्षा। ठीक है, वर्षा होगा। अब एक बात समझिएगा, यहां पर देखिए दो कंडीशन आपको समझना है खूब बेहतरीन तरीके से। क्या क्या? पहली चीज, ये आर्द्रता युक्त हवाएं जो उठी हैं,
उठने के बाद यहाँ पे जो वर्षा कर रही है, यहाँ पे इसी वर्षा को नाम दिया गया क्या? पर्वतीय वर्षा। पर्वतीय वर्षा। बात क्लियर हुई? अब देखिए, पर्वत को दो भागों में हम बांट के पढ़ते हैं। पहला, इसे कहते हैं विंडवर्ड साइड, है ना, इसे कहते हैं पवन मुखी। देखिए, पवनाभिमुखी भी लिखा आपको मिलेगा किताबों में या लेक्चर्स में भी आप सुनेंगे। पवनाभिमुखी कंफ्यूजन में आप मत पड़िएगा। पवन मुखी यानी पवन के मुख को जो टकरा रही है, आप ऐसे समझिएगा। ठीक है, आप फॉलो कर रहे हैं तो बेहतरीन से फॉलो करिए। कोर्स खत्म होते होते आपकी लगभग लगभग सारी समस्या ज्योग्राफी से खत्म करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। पवन मुखी यानी जो पवन के मुख पर टकरा रही हो पवन मुखी है। और आपको ये बात नोटिस करना है, जो पवन से टकराने वाली है पवन मुखी है, यहीं पर वर्षा होगी और बहुत ज्यादा मात्रा में होगी। लेकिन इस साइड पर क्या होगा? अब भाई हवाएं तो इस वेग से यहाँ पे गई हैं, ऐसे तो ये कुछ जाएंगी, कुछ जाते जाते यहाँ पे ठंडी हो गई, वर्षा कर दी, बहुत कम मात्रा में यहाँ पड़ेंगी। यहाँ पे इस साइड में क्या होता? वर्षा नहीं हो पाती। इसे रेन शैडो एरिया कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? लीवर साइड। इसे कहते हैं पवन विमुखी। पवन विमुखी यानी कह सकते हैं कि पर्वत का वो हिस्सा जहां पर आर्द्रतायुक्त हवाएं नहीं पहुंच रही। बात क्लियर है? यहाँ पे वर्षा कम होगी। एक दो कंडीशन और है इसमें, यहीं पर हम डिस्कस कर लेते हैं। कंडीशन क्या है कि जैसे जब पहाड़ी बहुत ऊंची हो, ऐसी कंडीशन बने कि पहाड़ी बहुत ऊंची हो तो क्या होगा? हवाएं तो सारी रुक जाएंगी, रुककर वर्षा कर देंगी। पहाड़ी अगर कम ऊंची है तो कुछ उस मात्रा में वहां पे भी वर्षा करेगी। लेकिन अगर पहाड़ी और भी कम ऊंची है, एकदम स्टीप है, तो क्या होगी? हवाएं ऐसे निकल जाएंगी। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? इस एरिया में वर्षा न करके या दूर जाकर थोड़ी बहुत वर्षा कर देगी। एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं, इसके वितरण के बारे में बात कर रहे हैं। भारत में एक जगह है महाबलेश्वर, नाम सुना होगा आपने, नहीं सुना हो तो सुन लीजिए। महाबलेश्वर जो पड़ता है वो पश्चिमी घाट पे पड़ता है ना, पश्चिमी घाट की पहाड़ियां। अब इंडियन ज्योग्राफी जब हम पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल पढ़ेंगे, तो उसमें कंडीशन यही बनती है कि जो महाबलेश्वर, जैसे ये अगर हम यहीं पर चर्चा कर ले रहे हैं, जैसे ऐसे समझ लीजिए ये भारत का मैप है, यह है आपका पश्चिमी घाट। यहाँ पर आने वाली जो हवाएं हैं ये महाबलेश्वर यहीं पर कहीं है। तो ऐसी कंडीशन में ये पश्चिमी दिशा में पड़ता है, और पश्चिमी दिशा में पड़ता है किसके? उन हवाओं के। तो यहाँ पे 600 सेंटीमीटर से ज्यादा, 600 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा हो जाती है। लेकिन इसी से कुछ ही किलोमीटर दूर पूर्व में पड़ता है पुणे, नाम सुना है? पुणे। यहाँ पर 60 से 70 सेंटीमीटर ही वर्षा होती है। कारण डिस्टेंस में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन कारण यही है, ये विंडवर्ड साइड में पड़ रहा है यानी पवन मुखी, और ये पवन विमुखी साइड में पड़ रहा है। इतनी बात आपको समझना है। आगे बढ़ते हैं। वितरण आपने देख लिया, पश्चिमी घाट महाबलेश्वर, एग्जाम्पल आपने समझ ही लिया। आगे बढ़ते हैं। हाँ, महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में अपेक्षाकृत ज्यादा वर्षा होती है, लेकिन यह कंडीशन हर जगह लागू नहीं होती है। भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार कहीं कहीं पर ये चीजें चेंज भी है। आप आगे इन चीजों को सीखेंगे। बस इतना, आप यहाँ पे महाबलेश्वर का एग्जाम्पल कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप जानते रहिए महाबलेश्वर में 600 सेंटीमीटर वर्षा होती है। कारण पूछे तो कारण आप समझ ही जाएंगे। आपको यही बताना है कि ये पवनमुखी क्षेत्र में है, और पुणे की बात करें तो विमुखी क्षेत्र में है। चलिए आगे चलते हैं। पर्वतीय ढालों के पास सर्वाधिक वर्षा होती है। भैया जाहिर सी बात है, यही पर्वत है, यहाँ से आने वाली हवाएं यहीं पर आई हैं, यहीं पर बादल बना है, वर्षा यहीं पर होगा, तो जाहिर सी बात है पर्वतीय ढालों के पास ज्यादा वर्षा होगी। ये ना होगा? कहाँ वर्षा होगा? वर्षा तो इसी एरिया में होगा, पर्वतीय ढाल के आसपास ही, तो ज्यादा होगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं, हिमालय का जो दक्षिणी भाग है वहां पे वर्षा ज्यादा होती है, लेकिन उत्तरी भाग में कम। हिमालय के दक्षिणी भाग में वर्षा ज्यादा होती है, उत्तरी भाग में कम। एक एग्जाम्पल के तौर पर आप इसको जानते रहिए, भारतीय भूगोल में आप इसको बेहतर तरीके से। चलिए आगे हम बढ़ लेते हैं तड़ित झंझा के बारे में। तड़ित झंझा का मतलब क्या है? आप व्यवहारिक रूप से आप समझिए। तड़ित झंझा इंग्लिश में कहते हैं थंडर स्टॉर्म। बिजली का जो चमकना होता है ना, तेज आवाज के साथ गरजना, चमकना, यही तड़ित झंझा है। इसी को तड़ित झंझा कहते हैं, थंडर स्टॉर्म कहते हैं, थंडर स्टॉर्म।
ये देखिए बादलों का फटना भी इसी से थोड़ी बहुत संबंधित, अभी हम इसके बारे में बात करेंगे, अभी इस पे आप थोड़ा सा ध्यान मत दीजिएगा। आप तड़ी झंझा पे देखिए। तड़ी झंझा क्या, एक स्थानीय तूफान है जिनमें नीचे से ऊपर की ओर तीव्र हवाएं चलती हैं और बिजली की चमक एवं बादलों की गरज के साथ मूसलाधार वर्षा होती है। दो तीन कीवर्ड इसमें आया, आप ध्यान से समझिएगा। कहानी आपने पीछे से सीखा है तो चीजें बेहतरीन क्लियर हो जाएंगी। कैसे? यहां पे कहा गया स्थानीय तूफान है, छोड़ते हैं थोड़ी देर के लिए। इसमें पहली बात कहा कि हवाएं ऊपर की ओर चलती है, कहां से? नीचे की ओर। भैया ये हवाएं नीचे से ऊपर की ओर कब चल रही थी? एक कंडीशन तो आपने पढ़ा भी, नीचे से ऊपर कब चल रही है? जब संवहनी धाराएं चल रही है तभी तो ऊपर जा रही है। यानी ऐसी कंडीशन बनने के लिए, या संवहनी धाराओं को हम छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, हम यहाँ पे कह रहे हैं कि हवाएं जब नीचे से ऊपर की ओर उठती हैं, ऐसी कंडीशन में क्या होगा? थंडर स्टॉर्म बनने की स्थिति होती है। हवाएं नीचे से ऊपर की ओर जाएंगी, कब जाएंगी? जब धरातल खूब गर्म होगा। बात तो यही है ना। जैसे ये सरफेस है, ये सरफेस है और ये सरफेस खूब हीट हो जाएगा, तो ऐसी कंडीशन में जो हवाएं हैं नीचे से कहां जाएंगी? ऊपर की तरफ जाएंगी। कंडीशन वही बनेगी, नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगी, एक निश्चित समय बाद ठंडा होना शुरू हो जाएंगी। जब ठंडी हो जाएंगी सापेक्षिकता बढ़ेगा, बढ़ेगा तो संघनन होगा, संघनन होगा तो वर्षा। लेकिन यहाँ पे मूसलाधार वर्षा की बात की जा रही है। इसके अलावा बादलों की चमक एवं गरज के साथ बात की जा रही है, और कहा जा रहा है कि ऐसी कंडीशन हर जगह नहीं बनती। अब समझिएगा, थोड़ा सा फिगर को समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे जो तेजी से उठने वाली हवाएं हैं, ये निर्माण करती हैं वर्षा कपासी बादलों की। आपने पढ़ा था ना बादलों में निम्बस क्लाउड, है ना। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ये बनती कब है थंडरस्टॉर्म, बनती कब है, इसको आप समझिएगा। जब हवाएं बहुत तेजी से ऊपर उठती हैं, ऐसी कंडीशन में ये निश्चित तो है नहीं ऐसा कि ये सरफेस से ऊपर जा रही है, सब ऐसे सीधी दिशा में एक आइडियल कंडीशन में जाएंगी, इनको ट्रेनिंग दिया गया है, ऐसा कुछ नहीं। ये हवाएं जा रही हैं, ये हवाएं यहां से भी बेंड हो सकती है, यहां से भी बेंड हो सकती है। अब कब बेंड होती है आपको पता है? ये डिपेंड करता है किस पे? एयर प्रेशर पर। भाई वायुदाब का मात्रा कुछ ज्यादा कम पाई, एक दूसरे पे इधर कोलैप्स हो गई। ऐसे में क्या होगा? ऐसे में क्या होगा, जब ये हवाएं एक दूसरे से जरा सा भी टकराती हैं, जरा सा का मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में है ना, जब ज्यादा मात्रा में एक दूसरे से टकराएंगे तो क्या होगा? उसमें आयन होते हैं, किसमें? जल, हाइड्रोजन, आप जानते हैं पानी, पानी ही होता है ना, यही तो होता है। आप ऐसे समझिएगा, यही तो पानी का फार्मूला है। इसमें क्या होता है? धनायन ऋणायन होता है। आप केमिस्ट्री की चीजें यहाँ बात नहीं करते हैं, तो यहाँ पे जानिए, चूंकि आयन होते हैं, अब जब एक दूसरे से टकराते हैं ना, तो ये आयनों में बन जाते हैं, आयनों में विखंडित हो जाते हैं। ऐसी कंडीशन में बहुत तेजी से चमक उत्पन्न होती है, इसी को कहते हैं बिजली का चमकना। अब जाहिर सी बात है, जब चमक उत्पन्न होगी, तेजी से टकरा रहे हैं, तो आवाज भी कुछ आएगी, यानी उसी को क्या कहेंगे? गरजना, वही हमें सुनाई देता है। और जब चमकेगा, गरजेगा, और चूंकि बहुत ज्यादा जलवाष्प लेके ऊपर उठी है हवाएं, तो जलवाष्प जब ठंडी हो जाएंगे तो बरसेगा ही, और बरसेगा तो क्या होगा? बहुत ज्यादा मात्रा में बरसेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा में जलवाष्प को लेकर बहुत तेजी से उठी है हवाएं, और जब बहुत तेजी से उठी है, बहुत ज्यादा मात्रा में जलवाष्प होगा तो बरसेगा। इसी चीज को कहते हैं क्या? तड़ी झंडा। जब बिजली के चमक गरज के साथ मूसलाधार वर्षा होगी, इसी को कहेंगे क्या? ऐसे आप जानिएगा, जब चमकेंगे, गरजेंगे, फिर बरसेंगे। पहले चमकना, फिर गरजना, फिर बरसना। अब समझिएगा, जब बिजली चमकती है तो अंदाजा लग जाता है कि बादल गरजेगा भी। क्यों ऐसा होता है? कि उसका एक कारण होता है, आप जानते भी होंगे, जान लीजिए कि लाइट की स्पीड ज्यादा होती है, किसके? ध्वनि की स्पीड से, इसी कारण से। तो तड़ी झंझा आई थिंक आप समझ गए होंगे कब बनता है, जब हवाएं नीचे से ऊपर की ओर तीव्र वेग से उठती हैं। बात क्लियर है। आगे हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी, किसके बारे में? बादलों के फटने के बारे में। बड़ा चर्चा में रहता है, आप समझिएगा बादल कैसे फटते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा इस फिगर को। बादल फटने का मतलब यह है, ज्यादातर बादल फटने की बात होगी तो आपके दिमाग में ऐसा आ सकता है जैसे ये है क्लाउड बस्ट का एक सीन है। ऐसा नहीं कि जैसे ये पूरा बादल है, ऐसा नहीं। बादल फटने का मतलब यह बादल यहां से फट गया, ऊपर पानी भरा हुआ था और यहां से पानी ज्यादा मात्रा में गिरने लगा, ऐसा नहीं होता। बादल फटने का मतलब यह है कि वर्षा की मात्रा खूब ज्यादा हो जाती है। यानी अमूमन जो वर्षा होती है
आप कह सकते हैं 100 मिलीमीटर पर हावर्स, यानी 1 घंटे में 100 मिलीमीटर से ज्यादा वर्षा हो जाती है। या कह सकते हैं आप 10 सेंटीमीटर, दोनों बात एक ही है। 10 सेंटीमीटर पर हावर्स के स्पीड से अगर वर्षा हो रही, ऐसे में कहते हैं जैसे लगता है बादल फट गया। इसी को कहते हैं क्लाउड बर्स्ट या मेघ प्रस्फोटन या बादल का फटना। बात क्लियर है? अब ये बनता कैसे है और कहां बनता है? देखिए, इसके बनने की जो कंडीशन की हम बात करें, ये पहाड़ी क्षेत्र में ही बनता है, और पहाड़ी क्षेत्र में भी सारी पहाड़ियों पे नहीं बनता है। अगर हम भारत की बात करें, अपने प्यारे देश भारत की बात करें, ये हिमाचल में, उत्तराखंड में ये चीजें ज्यादा बनती है। बनने के पीछे जो कारण है, थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, यहां से आई थिंक समझ गए होंगे बादल के फटने की कंडीशन क्या है। अब आप दिमाग से निकाल दीजिएगा, बादल फटने का मतलब बादल फट के ऐसे फैल गया, ऊपर जो पानी था सब गिरने लगा। अब वीडियो देखेंगे यूट्यूब तमाम ऐसे दिखा देंगे वीडियो, बादल फटने का लाइव वीडियो। क्या लाइव वीडियो दिखा देंगे भैया? वो क्लाइमेटिक सिचुएशन है, एक वर्षा ही है, बस बहुत भारी मात्रा में हो जा रही है। कंडीशन जो उसके मानक पैमाने हैं, आप इस डेटा को भी याद रखिएगा, 10 सेंटीमीटर पर हावर से ज्यादा या 100 मिलीमीटर पर हावर से ज्यादा। समझते हैं बादल के फटने को फिगर से। ये देखिए, यहां पर देखिए क्या हो रहा है। यहां पर हाई ह्यूमिड लिख दें क्या? हाई ह्यूमिड यानी यहां से जो पवनें उठ रही हैं, उच्च आर्द्रता के साथ और उच्च तापमान के साथ उठ रही हैं। आपने जो पर्वतीय वर्षा की कंडीशन पढ़ा, कंडीशन वही है। अब समझिए थोड़ा सा, यहां पर जो पवनें हैं, हम बादल के फटने की बात कर रहे हैं, यहां पे पवनें बहुत तेजी से उठ रही हैं। और कंडीशन अगर ऐसी बने, आपने वहां पीछे पढ़ा था क्या कि पवनें एक साइड से उठी और धीरे धीरे ठंडी होती गई, संघनन हुई, वर्षा कर दी, इस साइड वर्षा नहीं हुई। यहाँ पे स्थिति थोड़ी सी अलग है। अलग कैसे है? देखिए, यहां से पवनें उठी हैं, अगर कोई कंडीशन ऐसी बने कि यहां से भी पवनें उठना शुरू हो जाए, इस साइड से भी पवनें आए, अब ये जब पीक पर पहुंचेंगी तो दोनों पवनें आपस में टकरा जाएंगी। चूंकि यहां से जो उठने वाली पवनें हैं, इसके पास हाई टेम्परेचर है, अभी नीचे है तो हाई टेम्परेचर है, जैसे जैसे आएंगे टेम्परेचर कम होगा, यहां तक जाएंगी तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा। जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी सापेक्षिक आर्द्रता ज्यादा हो जाएगी, तो वर्षा करने की कंडीशन बन जाएगी, क्योंकि तब संघनन होगा, बादल तो बने ही बने हैं, तो वर्षा करेंगे। यहां से जो आने वाली पवनें हैं, इसकी भी रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा हो जाएगी। क्यों? कंडीशन तो वही है, तापमान ज्यादा था, ऊपर गई, ठंडा हुई, ठंडा होने के बाद सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ा, संघनन हुआ, बादल बने। अब देखिए, संघनन कब होता है? जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मान हो जाता है 100%। 100%, 100% का आशय यह है कि जैसे उसकी जो जलवाष्प धारण करने की क्षमता जितनी है, उतनी जलवाष्प उसको मिल जाए, तो उसे कहेंगे क्या? 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी उसकी हो गई, सापेक्षिक आर्द्रता 100% हो गई। बात क्लियर है? तो ऐसी कंडीशन में, चूंकि यहाँ पर जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी इसका है, ये भी 100% है, और यहाँ पर है इसका भी 100% है, दोनों मिल जाएंगे। मिलने के बाद क्या होगा? 200% हो जाएगा? नहीं, 200% नहीं हो जाएगा, बल्कि दोनों मिलेंगे तो ये सुपर सेचुरेटेड हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? सुपर सेचुरेटेड। इसका मतलब, सुपर सेचुरेटेड का मतलब अति संतृप्त, है ना? संतृप्त क्या होता है? जब 100% हो जाए, ह्यूमिडिटी जब 100% हो जाए तो उसे संतृप्त कहेंगे। अब जो कि दोनों के पास अधिक मात्रा में जलवाष्प है, दोनों वर्षा करने की कंडीशन में है, और दोनों आपस में टकरा रही हैं, तो दोनों जब आपस में टकरा जाएंगी तो ह्यूमिडिटी की मात्रा ज्यादा बढ़ जाएगी, जलवाष्प की मात्रा ज्यादा बढ़ जाएगी। ऐसी कंडीशन में वर्षा की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाएगी। इसी कंडीशन को कहेंगे क्लाउड बर्स्ट, मेघ प्रस्फोटन, यानी बादलों का फटना। ये कैसे होता है? एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से आप देख सकते हैं। जैसे कोई बाल्टी का पानी एक लोग ले लीजिए, एक दूसरे लोग किसी ऐसे एंगल पे खड़े होइए, एक दूसरे के ऊपर ना पड़े। पानी को तेजी से आप इधर से फेंकिए, आप उधर से, दोनों पानी जब टकराएगा तो क्या होगा? कुछ आवाज तो आएगी। यही आवाज होती है, आप कल्पना करिए, यहाँ पे आवाज आ रही है। अब कल्पना करिए, यही जब बादलों के फार्म होता है, बहुत ज्यादा बादल एक दूसरे से टकरा रहे हैं, तो बहुत ज्यादा गड़गड़ाहट होती है, आवाज होती है, और बिजली की भी चमक होती है। चमक क्यों होती? क्योंकि
जल जो है आयन के फॉर्म में वितरित हो जाते हैं और वितरित होने से एक चमक पैदा होती है, इसी को कहते हैं बिजली का चमकना। आवाज जो होगी उसी को गरजना कहेंगे, और उसी की वजह से जो वर्षा होगी, मूसलाधार वर्षा होगी, इसी को कहेंगे बादल का फटना। आई थिंक बात क्लियर हो गया होगा। बादल कैसे फटता है आप ध्यान रखिएगा, जब दोनों तरफ से, पहाड़ी के दोनों तरफ से आर्द्रता युक्त हवाएं आएंगी, टकराएंगी, तो ऐसी कंडीशन बनेगी। भारत के एक एग्जाम्पल को हम थोड़ी सी 1 मिनट में एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, फिगर्स यहाँ नहीं बता रहे, जब भारत का भूगोल पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल। भारत में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में ज्यादा बादल फटने की घटना होती है। उसका कारण यही होता है, जैसे आपका ये देश, हमारा देश भारत है, यहां से बंगाल की खाड़ी की अरब सागर की शाखा आती है, आपको पता है, मानसून की अरब सागर शाखा, और इस साइड से आती है का बंगाल की खाड़ी की शाखा, और ये पहाड़ी से दोनों टकराती है। ऐसी कंडीशन में वहां पे क्लाउड बर्स्ट की सिचुएशन ज्यादा बनती है। आई थिंक बात क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी आर्टिफिशियल रेन की, यानी कृत्रिम वर्षा की। नाम तो अजीब सा लग रहा है, आप पहले से जानते हो तो अच्छी बात, नहीं जानते हो तो जान लीजिए। कृत्रिम वर्षा क्या होता है? कृत्रिम वर्षा क्या होता है? अगर मानव अपनी गतिविधियों के द्वारा वर्षण की मात्रा में वृद्धि कर रहा है या वर्षा करा रहा है, इसी चीज को कहते हैं कृत्रिम वर्षा, आर्टिफिशियल रेनफॉल। ये कब होता है, क्यों होता है, पहले समझ लीजिए कैसे होता है, फिर हम बात करते हैं ये क्यों किया जाता है। कृत्रिम वर्षा की थोड़ी सी बात कर ले। वर्षा की उस प्रक्रिया जिसमें विशेष प्रकार के मेघों को कृत्रिम रूप से संतृप्त करके वर्षा कराई जाती है, इसलिए कृत्रिम वर्षा को मेघों का कृत्रिम बीजारोपण कहते हैं। इसे कहते हैं क्लाउड सीडिंग। क्या कहते हैं? क्लाउड सीडिंग। थोड़ा सा आप समझिए क्लाउड सीडिंग क्या होगा। आर्टिफिशियल तरीके से अगर वायुमंडल में कुछ विशेष प्रकार के बादल बनाए जाए, उसी को कहते हैं क्लाउड सीडिंग। समझिएगा ये कैसे होता है। इसकी शुरुआत की हम बात कर लें, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1946 में पहली बार इसका प्रयोग किया था कुछ वैज्ञानिकों ने, अमेरिका के। इसके बाद इसमें कई सारे प्रयोग किए गए, कई बदलाव किए गए, अलग अलग तरीकों से किए गए। जो सबसे प्रचलित और सबसे सस्ता तरीका माना जाता है, वो प्रयोग किया जाता है सिल्वर आयोडाइड का। किसकी हम बात कर रहे हैं? सिल्वर आयोडाइड, AgI। आप गौर करिए इस नाम को, सिल्वर आयोडाइड। देखिए, जब मैं किसी नाम को एक से ज्यादा बार, 2 बार, 3 बार कहता हूं, तो आप समझ जाइए वो एग्जाम के लिए बेहद 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 इंपॉर्टेंट है। बहुत बार PCS की एग्जाम में, RO के एग्जाम में, वनडे के एग्जाम तो छोड़ ही दीजिए, बहुत बार पूछा है कृत्रिम वर्षा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। आप याद रखिएगा, AgI, सिल्वर आयोडाइड। क्लियर है? कृत्रिम वर्षा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का, AgI का। याद रखिएगा, आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाएंगे, आपको खुद ही मिल जाएगा, इसके बारे में चर्चा की गई है, इससे प्रश्न पूछा गया। ठीक है, कैसे करते हैं इससे वर्षा, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। भैया देखिए, आसमान में जो प्राकृतिक चीजें हैं उससे छेड़छाड़ करना मानव की प्रवृत्ति बनता जा रहा है। ठीक है, वर्षा तो नेचुरल तरीके से होगी, नहीं होगी, ये तो प्रकृति के ऊपर डिपेंड करता है। अब इसमें हम अपने इंटरेस्ट यानी अपने लाभ के अनुसार वर्षा करा लेते हैं। कराने की जरूरत हमें कब पड़ती है? जैसे कंडीशन कभी कभी ऐसी होती है कि वायुमंडल में बहुत ज्यादा जलवाष्प या धूल के कण या प्रदूषण के कण बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ऐसे में वर्षा करवाना आवश्यक हो जाता है। तो ये खाड़ी देशों में अक्सर होता है। हम बात कर लेते हैं, पहले ये समझ लीजिए ये होता क्यों है। इसमें करते क्या है, सिल्वर आयोडाइड जो है, इसकी एक विशेषता होती है, जब इसे ज्यादा गर्म कर देते हैं तो ना ये छोटे छोटे कण के रूप में बन जाती है, वाष्प के रूप में बन जाती है, और इसी वाष्प को वायुयान के सहारे से आसमान में वितरित कर दिया जाता है। आज जब वितरित कर देते हैं तब क्या होता है? देखिए, जो हिम के क्रिस्टल होते हैं, हिम के क्रिस्टल जो जलवाष्प यानी जो वायुमंडल में वितरित है, उसकी संरचना यानी हिम की संरचना और AgI यानी सिल्वर आयोडाइड की क्रिस्टलिक संरचना लगभग लगभग समान होती है। इससे क्या फायदा होगा, चलिए देखते हैं। इससे क्या फायदा होगा कि जब AgI यानी सिल्वर आयोडाइड के अति सूक्ष्म कणों का निर्माण हो जाएगा, यानी कब धुएं के रूप में जब उसको हम वायुमंडल में विक्षेपित करेंगे, तो ये छोटे छोटे माइक्रोन के रूप में बन जाएगा, 0.01 इतने माइक्रोन के साइज का बन जाएगा। अब बात करें इसकी जरूरत कैसे पड़ती है। एक चीज आप जानते हैं,
जो सबसे ज्यादा वर्षा होती है वो क्षोभ मंडल से होती है ना, क्षोभ मंडल से होती है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे देखिए जलवाष्प की मात्रा तो बढ़ेगी, कहीं बढ़ेगी किसी मंडल में घटेगी। लेकिन एक चीज आप जानते हैं, जब समताप मंडल के ऊपर जाते हैं, ऐसी कंडीशन समताप मंडल में कह सकते हैं, वहां पे जलवाष्प की मात्रा तो होती है लेकिन आइस क्रिस्टल के फॉर्म में ज्यादा होती है, आइस क्रिस्टल के फॉर्म में। वहां पे देखिए जलवाष्प जो वर्षा करती है उसके लिए शुरुआत में ही आपने सीखा था एक सबसे जरूरी चीज चीज होता है क्या, आर्तग्राही नाभिक का, आर्तग्राही नाभिक का, आर्तग्राही नाभिक की जरूरत होती है। अब यहाँ पे ये चूंकि सुपर कूल्ड होते हैं, अति शीतित होते हैं, कौन, जलवाष्प। और जब ऐसी कंडीशन में इसको छोड़ा जाता है क्या, एजीआई को, तो एजीआई को जब छोड़ा जाता है तो ये उनको विखंडित करता है, विखंडित करता है। ये छोटे छोटे हैं यानी 0.01 से 0.1 माइक्रोन तक होते हैं। और इसमें क्या होती है, जल की बूंदें निक्षेपित होती है हिम के रूप में। और ये हिम के रूप में जब निक्षेपित होती है, जब नीचे आती है, आते आते वो जल की बूंद के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इसी प्रकार से करवाते हैं क्या, इसी प्रकार से करवाते हैं क्या, कृत्रिम रूप से वर्षा। देखिए यही चीज है, इन्हीं सूक्ष्म कणों को जब धुएं के रूप में अतिशीतित यानी सुपर कोल्ड जल सीकरों से निर्मित मेघों में पहुंचा दिया जाता है, तब उन्हें हिम के कणों से निर्मित मेघों में तत्काल परिवर्तन कर देते हैं। और जब तत्काल परिवर्तन कर देंगे, ऐसी कंडीशन में जल की बूंदें बनेंगी और धरातल तक आकर वर्षा करेंगी। बात क्लियर हो गई, बात क्लियर हो गई। आई थिंक आप समझ गए होंगे कृत्रिम वर्षा कैसे कराई जाती है। अब बात कर लेते हैं क्यों कराई जाती है। जब प्रदूषण की मात्रा ज्यादा हो जाती है या वर्षा किसी क्लाइमेटिक सिचुएशन की वजह से बहुत ज्यादा हो जाती है, हालांकि ये एक बहुत बड़े पैमाने पर इसमें कर पाना संभव नहीं है, कास्टली भी होता है, एक तरीके से कह सकते हैं अपेक्षाकृत सस्ता होता है, और भी जो साधन है कृत्रिम रूप से वर्षा करने के, तो आई थिंक आप कृत्रिम आयोडाइड सिल्वर आयोडाइड से कृत्रिम तरीके से वर्षा आप कैसे कराते हैं इसके बारे में आप समझ गए। आपको बेसिक जानकारी इसमें रखनी है। लेकिन यह प्रश्न बार बार पूछा गया, कृत्रिम वर्षा में कौन सा तत्व प्रयोग किया जाता है, एजीआई किया जाता है, इसके बारे में आपने सीख लिया। आगे ये लेक्चर खत्म होता है, हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा। आज आपने सीखा क्या क्या, वर्षण के वितरण के बारे में, बादल कैसे फटते हैं इसके बारे में, और सीखा आपने प्राकृतिक रूप से वर्षा कृत्रिम रूप से वर्षा कैसे कराते हैं यानी आर्टिफिशियल रेनफॉल के बारे में आपने सीखा। आई थिंक आपको लेक्चर पसंद आया होगा, चीजें क्लियर हुई होंगी। लेक्चर पसंद आया है तो अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, उनको भी पसंद आए, वो भी लाभ उठा पाए। थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। देखिए एक प्रोग्राम लेकर हम आ रहे हैं बहुत जल्दी। प्रोग्राम क्या है, प्रैक्टिस सेट यानी एमसीक्यू। एमसीक्यू बहुत जल्दी आएगा, हम डेट को अनाउंस कर देते हैं कल कि एमसीक्यू किस डेट से आएगा। आप पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ऑफिशियल को आप सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए। बाकी आपकी कोई पर्सनल क्वायरी है तो आप टेलीग्राम पर आप मैसेज कर सकते हैं तैयारी वर्ल्ड के नाम से, ठीक है। इन चीजों के साथ आज की क्लास को ओवर करते हैं, मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।